हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका पेपर होने वाला है 11 तारीख को। ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन क्वेश्चंस की आने की संभावना है। लगभग इसके अंदर मैंने 130 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं, है ना। और एक बार वीडियो को आप लोग देख के चले जाओगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आगे इसके अंदर है क्या बच्चों। इससे पहले इसके साथ साथ क्या बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है। जाकर वीडियोस को देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया नाम जो है वो किस भाषा से संबंधित है। मेसोपोटामिया का नाम जो है वो किस भाषा से संबंधित है। आप सभी को पता है मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो वो बच्चों एक यूनानी भाषा का शब्द है। मैसोस प्लस पोटेमोस से बना है। मैसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमोस का मतलब होता है नदी, यानी दो नदियों के बीच स्थित शहर कौन सा है, मेसोपोटामिया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैंने अभी आप लोगों को बताया मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस प्लस पोटेमोस, यानी इसका सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है बच्चों, तो वो है दजला और फरात नदी। कौन सी नदी है बच्चों, दजला और फरात नदी, यानी आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डैश गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है। आप सभी को पता है मेसोपोटामिया जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। कौन से गणराज्य का हिस्सा है बच्चों, इराक गणराज्य का हिस्सा है, यानी बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ा मजा आ रहा होगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ये मत समझना बच्चों, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सर इतना बस हल्के में क्वेश्चन है क्या, नहीं, धीरे धीरे आएगा टफ। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सभ्यता है डैश के लिए काफी प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है बच्चों वो क्यों प्रसिद्ध है दुनिया में, तो भाई मेसोपोटामिया अपने शहरी जीवन, समृद्ध लेखन, साहित्य, गणित, खगोल विद्या, यानी उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए क्या है, मेसोपोटामिया प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, तो 1840 के दशक में क्या होती, पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी ना मेसोपोटामिया के दो नगरों में हुई थी। कहां, उरुक और मारी में। सबसे लंबे समय तक खुदाई कार्य मारी में चला था, है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया आखिर महत्वपूर्ण क्यों था। यूरोप वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था बच्चों, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग और टेस्टामेंट बुक में इसका उल्लेख मिलता है ना। क्या है, और इसके साथ सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है। सिमार का मतलब क्या होता है, सुमीरे ईंटों से बना हुआ शहर। और मेसोपोटामिया के लोगों को लगता था कि मतलब यूरोप के लोगों को लगता था कि मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों की भूमि है। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशक में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरू हुई थी। कहां हुई थी बच्चों, तो वो इराक में शुरू हुई थी। कहां हुई थी, इराक गणराज्य में क्या हुई थी, खेती की शुरुआत 7000 से 6000 साल पहले हुई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा, तांबा और डैश से मिलकर क्या बनता है, तो रांगा बनता है बच्चों। रांगा बनता है, क्या बनता है, रांगा। मेसोपोटामिया किस चीज के लिए, किस चीज का अभाव था, तो मेसोपोटामिया में बच्चों क्या होता था, खाद्य संसाधन, जल संसाधन और खनिज। तो देखो बच्चों, अगर हम अभाव बोला जाए तो मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा कमी किसकी थी, खनिज सामग्री की थी। क्यों, क्योंकि खनिज सामग्री, क्योंकि मेसोपोटामिया एक मैदानी क्षेत्र था, है ना। खाद्य सामग्री और जल संसाधन तो समृद्ध था, लेकिन उनके बर्तन बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए कोई आवश्यक जो चीजें थी ना वो उनके पास नहीं उपलब्ध थी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थरों को कहां से मंगाते थे, तो ये बच्चों तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया करते थे। तो यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी
वो लगभग कितनी पुरानी थी? तो जो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी बच्चों, वो पाई गई थी लगभग 3200 साल पुरानी थी। कितनी थी बच्चों? 3200 साल, यानी 3200 ईसा पूर्व थी। कितनी थी? 3200 ईसा पूर्व की पहली पट्टिका थी, जिसपे मछली और विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि मेसोपोटामिया के लोग डैश की पट्टिका पर लिखा करते थे। किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। किस पर लिखा करते थे बच्चों? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे मेसोपोटामिया के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है बच्चों? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन है। कौन सा बच्चों? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद सुमेरियन के बाद अक्कदी आई थी, अक्कदी के बाद आरामाइक आई थी, और आरामाइक से मिलती जुलती भाषा कौन सी थी? हिब्रू भाषा मिलती जुलती थी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा की जगह ले ली थी? तो किसने ले ली थी? तो अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा की जगह ले ली थी। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर इसमें हमें गलत बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जैसे कि आप सभी को पता है, मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, उसे गीली मिट्टी की पट्टिका सूखने से पहले लिखाना पड़ता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना। वेरी गुड, ये है इसका गलत आंसर। लेखन कला को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर शब्द के किस देवता के लिए प्रयोग होता है? तो उर शब्द किसके लिए होता था बच्चों? चंद्र देवता के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए? चंद्र देवता के लिए। बाकी तो ये देवता थे ही नहीं उधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उरुक क्या था बच्चों? तो उरुक क्या था? मेसोपोटामिया का एक शहर था। क्या था? उरुक नगर क्या था बच्चों? मेसोपोटामिया का एक शहर था, क्योंकि उसी में नगर नियोजन प्रणाली क्या देखी गई थी? कमी देखी गई थी। वहां सड़कें, आपने देखा होगा ना, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी, है ना, और गरगा साला कूड़ा कचरा क्या करते थे वो लोग? गली में फेंक दिया करते थे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना गया है? तो प्रेम और युद्ध की देवी इनाना को माना गया है। ठीक है, उर किसे? उर चंद्र देवता थे, और प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना गया है? इनाना को माना गया। एनमरकर वहां का शासक था। ठीक है, मारिका जो क्या था? शासक था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, कई लोग है ना यहाँ देख के उपयुक्त सभी लगा सकते, तो सभी मत लगाना, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में काफी फला फूला था। तो शाही राजधानी के रूप में क्या हुआ था? काफी ज्यादा फला फूला था, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, मारी नगर के राजा किस समुदाय के थे? तो मारी नगर के राजा किस समुदाय के थे? तो एमोराइट समुदाय के राजा थे। किसके थे? एमोराइट समुदाय से संबंधित थे मारी नगर के राजा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जो आपका साइप्रस द्वीपीय अलाशिया किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? साइप्रस द्वीप जो अलाशिया है बच्चों, वो किसके लिए ज्यादातर फेमस था? आपको ये बताना है। तो वो तांबे और टीन के लिए काफी ज्यादा फेमस था। किसके लिए फेमस था? तांबे और टीन के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया ने दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है? मेसोपोटामिया ने सबसे बड़ी देन क्या दी है बच्चों? तो आप सभी को पता है, इसके तहत गणित का विद्वतापूर्ण और परंपरा। तो इसका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। आपको पता है ना, मेसोपोटामिया ने ही हमें ये बताया था कि एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। एक घंटे में अगर देखा जाए तो 60 मिनट होते हैं। पूरी जानकारी हमें किसने दी है? मेसोपोटामिया के लोगों ने दी है। बेबीलोनिया को क्या है बच्चों? बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में और सीरियाई आधिपत्य से किसने मुक्त कराया था? किसने मुक्त कराया था? तो आप सभी को पता है किसने मुक्त कराया था? तो नेबोपोलास्कर वहां का शासक था। इसने क्या किया था? बेबीलोनिया को और सीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। कौन था? नेबोपोलास्कर, है ना बच्चों। इसके साथ साथ परिवहन का सबसे सरल तरीका कौन सा था? तो आप सभी को पता है, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सरल तरीका कौन सा था? जलमार्ग था। क्योंकि जलमार्ग में क्या होता था? किसी प्रकार की चारी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। भाई खर्चीला थोड़ी ना था, हवा से चल रहा है चलाने दो, है ना। ना ही सड़क का निर्माण करना पड़ता था, तो मतलब, और नदियां यहाँ बहुत सारी थी, आप सभी को पता है। तो ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता है। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है बच्चों? ये हमें बताना है। तो रोमन साम्राज्य में क्या आता है? यूरोप भी आता था, पश्चिमी एशिया भी आता था, उत्तरी अफ्रीका भी आता था। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। तभी तो हम कहते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो कौन सा था? रोमन साम्राज्य। क्वेश्चन है, जैसे कि
पेपाइरस क्या था? तो पेपाइरस क्या था बच्चों? एक क्या था? पौधा था। पेपाइरस क्या था? एक पौधा था जो कहां मिलता था? जो नील नदी के किनारे मिलता था। क्या मिलता था? नील नदी के किनारे पेपाइरस, जिस पर ये लोग पेपाइरस के पत्तों पर लिखा करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय? भाई पांडुलिपि क्या होती है? हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तकों को क्या कहते हैं बच्चों? पांडुलिपि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और ये आपस में लड़ते रहते। रोम और इराक क्या था बच्चों? रोम और इराक, जो रोम और क्या था बच्चों? इराक जो था ना, यहाँ के लोग आपस में क्या होते थे? लड़ते रहते थे। सॉरी, इराक नहीं, ईरान, ईरान। रोम और ईरान क्या होता था बच्चों? ये आपस में ही लड़ते रहते थे, प्रतिद्वंदी थे। इन्हें भूमि की एक पट्टी अलग करते थे जिसके बगल से कौन सी नदी बहती थी? फरात नदी बहती थी, है ना बच्चों। और उत्तर में रोम साम्राज्य का सीमा निर्धारण राइन तथा डैन्यूब नदी करती थी और दक्षिण में कौन सा? सहारा रेगिस्तान था, है ना। इन दोनों साम्राज्यों ने क्या किया था? यानी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य ने दुनिया के अधिकांश भागों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, जिसे चीनी लोग क्या कहते थे? ताचीन कहते थे। क्या कहते थे? ताचीन। तो याद ना बच्चों, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है? रोम साम्राज्य का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, प्रथम सम्राट क्या था बच्चों? प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रिंसिपेट। कब स्थापित किया था? 27 ईसा पूर्व में। ऑगस्टस का शासनकाल क्यों याद किया जाता है? शांति के लिए। किसके लिए बच्चों? शांति और समृद्धि के लिए क्या किया जाता है? याद किया जाता है। इसकी मां का नाम, इसके पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम था जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर का पुत्र था, जूलियस सीजर का। इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था ऑक्टेवियन। क्या नाम था? ऑक्टेवियन। इसके बचपन का नाम क्या था? ऑक्टेवियन था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसे डैश वर्ग को शामिल किया गया था। यानी सेनेट को ही क्या कहा जाता था? अभिजात वर्ग कहा जाता था। आप सभी को पता है इसका समाज में काफी ज्यादा प्रभुत्व होता था, इसमें ज्यादा धनी लोग आते थे। दिनारियस क्या होता था? दिनारियस क्या होता था बच्चों? दिनारियस जो होता था ना, वो एक चांदी का क्या होता था? सिक्का होता था। चांदी का क्या होता था बच्चों? सिक्का हुआ करता था दिनारियस। ठीक है, जो कितना? 4.5 विशुद्ध चांदी होती थी इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटरों से सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? सेनेटरों से सेना में पाबंदी लगा दी थी, तो वो कौन था बच्चों? कौन था? नाम बताओ, क्या नाम था? तो उसका नाम था गैलिनस। क्या नाम था? गैलिनस नामक शासक था जिसने क्या किया था? सम्राट ने सेनेटर से सेना में सेवा करने पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन से थे? तो रोम साम्राज्य के 3 खिलाड़ी कौन से थे? सम्राट, सेना और अभिजात, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान में संसानी वंश आक्रामक रूप से कब उभरकर सामने आया था? तो 2025 में कौन सा वंश उभरकर आया? संसानी वंश उभरकर सामने आया था और लगभग इन्होंने 15 वर्षों के अंदर ही क्या किया था? रोमन साम्राज्य के ज्यादातर भागों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, है ना। और इन्होंने रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इसी में एक क्या हुआ था कि एक शिलालेख पाया जिसमें शाहपुर प्रथम ने दावा किया है कि किस प्रकार उन्होंने 60,000 रोमन सेनाओं को क्या कर दिया था? सफाया कर दिया था। इसे तीसरी शताब्दी के संकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोम साम्राज्य का आधुनिक विशेषता क्या है? तो रोम साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ क्या होती थी? एकल परिवार था। क्या था बच्चों? एकल परिवार था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एम्फोरा शब्द का मतलब क्या होता है? एम्फोरा ऐसे कंटेनर होते थे जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। रोम साम्राज्य में तरल पदार्थ कंटेनर में रखा जाता था, उसे एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एम्फोरा कहा जाता था। चलो नेक्स्ट है, रोम में मोटी टेस्टोक्यो स्थल पर लगभग कितने वो पाए गए हैं? क्या बच्चों? कितने कंटेनर पाए गए? मोंटी टेस्टियो में तो 5 करोड़ ऐसे कंटेनर पाए गए। इन कंटेनर की खोज हेनरी ड्रेसल ने की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ड्रेसल 20 भी कहा जाता है। इस चीज को याद ना। सिकंदर यूनान के किस राज्य से संबंधित था? तो सिकंदर जो था ना, जिसे हम क्या कहते हैं? सिकंदर जो था
जिसे हम लोग आप बताओ क्या कहते हैं, है ना। इसने क्या था, मकदूनिया पर क्या किया था, आक्रमण किया था, है ना। मतलब मकदूनिया पर क्या किया था, शासन किया था। इसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है ना, अलेक्जेंडर, ठीक है। इसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नगर भी बसाया था, है ना। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था बच्चों? ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो वो बना था बच्चों कब? 4वीं शताब्दी में बना था, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ईसाई धर्म में रोमन साम्राज्य के आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक जो धर्म है वो किस रोमन सम्राट शासक ने बनाया था बच्चों? तो वो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। याद है ना, मैंने बताया था कॉन्स्टेंटाइन, है ना। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। रोम शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? स्पेक्टुला नामक रोमन शो होता था रोमन साम्राज्य में, यह लगभग एक वर्ष में कितने दिन होता था बच्चों? तो 176 दिन होता था। कितने दिन होता था? 176 दिन ये स्पेक्टुला नामक जो होता था ना बच्चों, ये दिन मनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रोम साम्राज्य का चांदी का सिक्का जिसे क्या कहा जाता था, दिनारियस कहा जाता था, उसका वजन कितना था? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका वजन 4.5 ग्राम था। कितना था बच्चों? 4.5 ग्राम। देखो आपको डी ऑप्शन से दिख जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्पेन के डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन जो था ना बच्चों, वो किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून के तेल के लिए काफी ज्यादा क्या था, प्रसिद्ध था। किसके लिए? जैतून के तेल के लिए। नेक्स्ट है मंगोलों का पुरुष व्यवसाय क्या था? यानी मंगोल जो लोग होते थे उनमें जो पुरुष होते थे वो कौन सा व्यवसाय किया करते थे? तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में भी कि वो लोग क्या करते थे बच्चों, जैसे कि वो पशुपालन और शिकारी या संग्राहक हुआ करते थे, जो मंगोल हुआ करते थे। ठीक है ना। और इसमें मैंने बताया था जो शिकारी होते थे थोड़े गरीब होते थे और पशुपालक जो होते थे काफी अमीर होते थे। एक शब्द है बर्बरो, बर्बर। बर्बर जो है बच्चों यूनानी भाषा के शब्द बर्बरोस से बना है, जिसका अर्थ होता है गैर यूनानी। क्या होता है बच्चों? गैर यूनानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण किस लिए किया गया था बच्चों? कि व्यापार में वृद्धि नहीं, कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के लिए। हाँ, ये रहा डी ऑप्शन, यायावर कबीलों के आक्रमण से चीनी की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार कहा जाता है। और इस दीवार को भी चंगेज खान ने पार कर लिया था। बेसिकली इन्हीं लोगों से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे वो लोग, है ना। चंगेज खान तो हो गया था। नेक्स्ट है मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता मिली थी? तो मंगोलिया में चंगेज खान को महान राष्ट्र नायक के नाम से जाना जाता था, या इसे समुद्री खान कहा जाता है ना बच्चों। तो इस नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तैमुजिन। इसका जन्म क्या हुआ था? 1162 में ओनोन नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था येसुजई, माता का नाम था बोरट्टे, सॉरी ओलुनिक्के था, और पत्नी का नाम था बोरट्टे, भाई का नाम था जमुका, है ना बच्चों। और इसके सगे दोस्त था जिसका नाम था बोगुरच्चू। तो याद रखना इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि जो मंगोल कबीले के सरदारों को सभी कुरिलताई कबीलों ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? समुद्री खान की उपाधि दी गई थी कुरिलताई कबीले ने, क्योंकि कुरिलताई कबीले पर उसने क्या किया था? शासन किया था। किसने? चंगेज खान ने। ठीक है, यायावर लोग मुख्यतः अमूलतः क्या थे बच्चों? ये स्थायी थे, क्या थे? तो ये यायावर जो लोग होते थे आमतौर पर क्या होते थे? घुमक्कड़ होते थे। यायावर शब्द का मतलब ही होता है घुमक्कड़, है ना। यायावर कह लो, खाना बदोश कह लो, इनका मतलब ही होता है घुमक्कड़। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सी मध्य एशिया की चारण भूमि है ना। मध्य एशिया का चारण भूमि है तो कौन सा बच्चों? तो ये रहा स्टेपीज। कौन सा बच्चों? स्टेपीज जो है मध्य एशिया का चारण भूमि है। तो स्टेपीज है। कौन सा है? मंगोल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करते थे? पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, व्यापार करते थे, कृषि नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे बच्चों मंगोल? खेती बिल्कुल नहीं करते थे, है ना, नालायक थे, समझ जाओ। मेहनत वाला काम तो ना, लूट मार वाला जितना काम करवा लो इन लोगों से कर लेंगे। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था? मैंने अभी बताया चंगेज खान के पिता का नाम क्या था? येसुजई, जो कियात कबीले के सरदार थे। कौन से कबीले के सरदार थे ये?
कियात कबीले के, याद ना किसके कबीले के सरदार थे, कियात कबीले के सरदार थे। और इन्हीं की हत्या इन्हीं के ही भाई क्या कहना ओक खान ने की थी। किसने? ओक खान ने येसुजई की क्या की थी? हत्या कर दी थी। वो बात अलग है कि बाद में चंगेज खान ने मतलब ओक खान के साथ मिलकर क्या किया था, ओक खान की भी हत्या कर दी थी और अपने पिता का बदला ले लिया था। एक नगर है बच्चों, पैंकिंग नगर को कब लूटा था? चंगेज खान द्वारा पैंकिंग नगर को कब लूटा गया था? तो पैंकिंग नगर को लूटा गया था 1215 में। कब लूटा गया? 1215 में पैंकिंग नगर को चंगेज खान द्वारा लूटा गया था। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। क्या हुई थी? 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। और चंगेज खान ही एक ऐसा व्यक्ति है, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली है इसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है ये बात कि चंगेज खान जब मरा था तो मरने के बाद इसने सैनिकों को अपना पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे को ऐसी जगह दफनाना जिससे किसी के बारे में नहीं पता हो। ये कहा जाता है कि जिस इसका जो मतलब साथी था उसने सभी सैनिकों को मारकर उसी स्थान पे गाड़ दिया था जहां चंगेज खान को गाड़ा गया था और खुद भी वहीं दफन हो गया था। ये इतिहास में कहा जाता है। तो इतिहास में यही चंगेज खान है जिसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चंगेज खान 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तो चंगेज खान ने क्या किया था, जो अपने जो पुत्र थे ना, चंगेज खान ने अपने पुत्रों को क्या किया था, आगे जो भी शासन है वो दे दिया था, जिसे क्या था, नोयास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नोयास। चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? नोयास कहा जाता था। याद रखना, नोयास। ठीक है बच्चों। और यास तो क्या था बच्चों? चंगेज खान की क्या थी? नियम या संहिता थी, है ना। हरकारा पद्धति चंगेज खान की क्या थी? संचार प्रणाली थी। तो नोयास आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब ये मत बोलना बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीड में करा रहा हूं, क्योंकि देखो यार लेंथी वीडियो हो जाएगी ना, आप लोग खुद नहीं देखोगे, बोर हो जाओगे। आधे एक घंटा कोई नहीं देखता यार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो भी चीजें हैं बेहतर समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो। चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का संकेत दिया था और उसे कौन उपाधि से शामिल किया गया था? ठीक है बच्चों, तो उसने क्या किया था बच्चों, ये रहा, कौन सा था बच्चों, 59 ना। तो वो था ओगुदेई। कौन था बच्चों? ओगुदेई, जिसे महान खान की उपाधि दी गई थी। किसे? ओगुदेई जो था वो चंगेज खान का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट है बच्चों, चंगेज खान ने कौन सी पद्धति के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में संपर्क स्थापित किया? मैंने अभी बताया, हरकारा पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? हरकारा पद्धति के द्वारा उसने क्या किया था? दूर दराज के क्षेत्रों पर क्या किया था? उसने मतलब संचार प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट शब्द है हमारा सामंतवाद। सामंतवाद आप सभी को पता है, ये बेसिकली जर्मन भाषा के सब फ्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। तो किस भाषा से बना हुआ है? जर्मन भाषा के सब से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों? ये जर्मन भाषा के सब फ्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, सामंतवाद। ठीक है, चलो। फ्यूट का अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। जर्मनी का किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर क्या बनाया था? फ्रांस बनाया था। तो वो कौन सा जाति थी बच्चों? तो वो फ्रैंक जनजाति थी। कौन सी थी बच्चों? फ्रैंक जनजाति ने क्या किया था? फ्रांस को अपना नाम देकर, सॉरी, गॉल को अपना नाम देकर क्या बनाया था? फ्रांस बनाया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीप को जीता था? तो कब जीता था बच्चों? 11वीं शताब्दी में। कब बच्चों? 11वीं शताब्दी में नारमंडी, मतलब जो 2 व्यक्ति आए थे, है ना, आपको याद होगा, सेक्शन आया था, है ना, एक सेक्शन था और एक एंजल था। ये दोनों ही जने आए थे और आने के बाद इन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड पर इन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, मतलब नारमंडी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ड्यूक विलियम, है ना। ड्यूक विलियम ने क्या किया था? सेक्शन को हरा दिया और हराने के बाद क्या हुआ? वहां राजगद्दी पर प्राप्त कर लिया और वहां उसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका पुत्र आया ड्यूक विलियम प्रथम, और प्रथम ने क्या किया था? मतलब बहुत सारे कार्य किए थे, भूमि को नपवाया था, है ना, और अपने साथ 170 जो भी है नार्मन अभिजातों को जो भूमि है वो बांट दिया था। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो मैंने बताया था, यूरोपीय समाज में जो सबसे पहला वर्ग था वो पादरी था, दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, तीसरा वर्ग कौन सा था? कृषक था। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो प्रथम वर्ग याद रखना आप लोगों को। चलो आगे बात करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अभिजात वर्ग से संबंधित सही है? अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण होता था। बिल्कुल नियंत्रण होता था। उनके पास खुद की स्थायी सेना थी, अपनी सेना को बढ़ा सकते थे, है ना। वे अपना स्वयं न्यायालय स्थापित कर सकते थे, यहां तक कि मुद्रा जारी कर सकते थे। तो बच्चों उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन।
चलो, मैनर शब्द का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है घर। क्या होता है बच्चों? घर। लॉर्ड या अभिजात का निवास स्थान क्या कहलाता था बच्चों? मैनर कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों? मैनर कहलाता था। ठीक है। नाइट क्या होते थे? नाइट जो होती थी ना बच्चों, एक सेना होती थी। नाइट क्या होती थी बच्चों? एक सेना होती थी। नाइट जो था एक अश्व सेना होती थी। क्या होती थी बच्चों? अश्व सेना होती थी। इनकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी। कब होती थी? 9वीं शताब्दी में। स्थानीय युद्ध ज्यादा होते थे, तो शौकिया जो पैदल सैनिक होते थे ये पर्याप्त नहीं होते थे। इसके लिए क्या होती थी? एक कुशल अश्व सेना की जरूरत थी। इसी जरूरत ने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया था, जिसे क्या कहते हैं? नाइट वर्ग कहा जाता था। तो इसका आपको बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ क्या होता था? तो आप सभी को याद रखना है बच्चों, नाइट जो होता है, मतलब जो नाइट होते थे लॉर्ड के प्रति क्या होते थे? वफादार होते थे। तो लॉर्ड नाइट को क्या करता था? एक भूमि का टुकड़ा देता था, जिसे फिफ्थ कहा जाता था। फिफ्थ जो 1000 से 2000 एकड़ में फैला होता था। कितना? 1000 से 2000 एकड़ में फैला होता था। फिफ्थ जो ये था 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा में फैला होता था। ठीक है। फिफ्थ भूमि का एक भूमि का भाग था, उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। वैसे इस हिसाब से बताऊं तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही मतलब इसके अंदर सही है बच्चों। हाँ, इसमें हमें बताना है, गलत बताना है ना। तो भी एक विशाल सेना थी, ये गलत है बच्चों। डी आपका गलत है, गलत बताना है ना हमें। ठीक है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो होते थे, ठीक है, जो कि रोम में रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चों? रोम में रहते थे। उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें पोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोप, जो पश्चिमी रोम में रहा करते थे। चलो आगे हम बात करते हैं। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे टिथ कहा जाता था। चर्च जो होता था वो किसानों की उपज से कितना बच्चों? लगभग 10% भाग लेता था, है ना। और इसी को क्या कहा जाता था? टिथ या टाइद कहा जाता था। ठीक है ना। ओबे हिटलैंड कौन थे? ओबेस हिटलैंड कौन थे बच्चों? ये आप लोगों को इसके अंदर बताना है। तो ये क्या थे बच्चों? एक संगीतज्ञ थे। कौन थे बच्चों? संगीतज्ञ, है ना, यानी सिंगर थे एक। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, भिक्षु का एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहकर निर्णय लिया, और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें फायर के नाम से जाना जाता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, लोगों से दान लिया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो इन्हें क्या कहा जाता था? फायर कहा जाता था। ठीक है। चलो, एक है बेनेडिक्ट। क्या था? तो बेनेडिक्ट क्या था बच्चों? भिक्षुओं। तो बेनेडिक्ट क्या था बच्चों? बेनेडिक्ट रोम समाज में मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तशिल्प पुस्तक होती, व्यापारिक नियम होता, समुद्री। तो बेनेडिक्ट जो था ना बच्चों, हाँ ये रहा ना। तो ये क्या था? मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक होती थी। वैसे तो ये क्या था? जो बेनेडिक्ट होता, जैसे मैंने आपको बताया था 910 में, आई थिंक शायद सेंट बेनेडिक्ट इटली में था। सेंट बेनेडिक्ट जो था ना, बौद्ध मठ था ये बच्चों। ठीक है। और आपको याद रखना है, नेक्स्ट है मोनेस्ट्री शब्द किस शब्द के मोनोस से बना है? आप सभी को पता है मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। तो मोनेस्ट्री जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? तो वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। जिस ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अकेला रहना, यानी ये लोग अकेला। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? सामंतवाद का जो विकास है बच्चों, वो लगभग आप लोगों का 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में सामंतवाद का विकास हुआ था। कहां? यूरोप में। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह का हुआ था, मतलब जो इंग्लैंड में जो था ना बच्चों, वो किसानों ने विद्रोह कब किया था? तो लगभग आपका 1381 के आसपास क्या हुआ था? किसानों ने बड़े स्तर पर क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, सेंट बेनेडिक्ट जो मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? तो बच्चों 529 में वो स्थापित हुआ था। मैंने गलत बता देता हूं, क्लूनी था, है ना, बरगंडी में क्लूनी था। मतलब दो थे ना बच्चों, दो मठ थे। एक का नाम था तो सेंट बेनेडिक्ट जो 529 में स्थापित हुआ था, और एक का नाम था क्लूनी जो 910 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, बरगंडी में था। ठीक है। जैसे ये दे रखा है ना, देखो लिखा भी है, देखो क्वेश्चन भी है कि क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो ये रहा, क्या हुई थी बच्चों? कब हुई थी? तो 910 में हुई थी। एक ऐसा कर टैक्स जो राजा केवल किसानों से कभी कभार लगता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे टैली कहा जाता था। किसानों से लिया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर जो राजा कभी कभार लेता था, उसे क्या कहते थे बच्चों? टैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? टैली कहा जाता था। चलो नेक्स्ट आगे अब बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण जन्म।
क्या होता है बच्चों? पूर्ण जन्म। कहीं ना कहीं जो रोमन साम्राज्य था वो अंधकार युग से कहां आया था? प्रकाश युग में आया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? पूर्ण जागरण की जो शुरुआत है बच्चों, ये सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों, आप लोगों को याद है, इटली में सबसे पहले हुई थी। कहां हुई थी? पूर्ण जागरण की जो स्थापना है, शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण काल में किस शहर को बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था? किस नगर को क्या होता? कलात्मक नगर से माना जाता था। तो कौन सा था? फ्लोरेंस। कौन सा नगर था बच्चों? फ्लोरेंस। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि का क्या कारण था, तो दो कारण थे, क्योंकि यहाँ दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक का नाम था जोटो और एक का नाम था दांते अलिघियरी। दांते अलिघियरी जो थे वो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन इन्होंने धर्म के ऊपर कलम चलाई थी। और दूसरा नाम था जोटो, जो जीती जागती चित्र बनाया करते थे, इसीलिए जो फ्लोरेंस नगर था वो काफी ज्यादा क्या था बच्चों? प्रसिद्ध था। काफी ज्यादा क्या था बच्चों? प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बच्चों 1860 में, कब बच्चों बताओ मुझे? 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली पुस्तक किसने लिखी थी? आपको ये बताना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप मुझे इसका मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। नेक्स्ट है, पूर्ण जागरण के दौरान यूरोप में किस प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ था? तो यूरोप में किस प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ था? तो वो मानवतावादी संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी बच्चों? मानवतावादी संस्कृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण जागरण के दौरान मुद्रक तकनीक का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने क्या हुआ? इसको जाता है मुद्रण यानी छापे खाने का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1455 में किया था। इसने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबल छापी थी। कौन सी पुस्तक छापी थी बच्चों? बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी। 150 कॉपी सबसे पहले जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापी थी। ठीक है ना? इसे सबसे पहले चीन से ये तकनीक लाई गई थी, मार्को पोलो लेकर आए थे, है ना? और मतलब जापान की पहली पुस्तक डायमंड सूत्र थी। पूर्ण जागरण काल में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो किसने किया था? कॉपरनिकस ने क्या किया था? यह सिद्ध किया था, क्योंकि जो चर्च होता था ये बताया करता था कि पृथ्वी पापियों से भर चुकी है। पृथ्वी पर पापियों का पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पृथ्वी स्थिर हो गई है, रुक गई है ना? ये चर्च बोला करते थे। लेकिन जो कॉपरनिकस थे उन्होंने का मानना था कि नहीं भाई ये गलत है कि सूर्य परिक्रमा पृथ्वी की नहीं करता, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कॉपरनिकस इस सिद्धांत को बताने से डरता था। उसे लगता था कहीं ईसाई धर्म के जो अधिकारी हैं तो इसको मार ना दे, इसीलिए अभी कभी उसने पुस्तक प्रकाशित ही नहीं गई। उसके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? द रिवोल्यूस निबस। क्या नाम था? द रिवोल्यूस निबस। ठीक है ना? जब वो अपनी मृत्यु के काफी करीब था तो इस पुस्तक को उसने क्या किया था? अपने ही जो शिष्य था जिसका नाम था क्या नाम है, रिटिकस करके था, है ना, जोसीम रिटिकस को ये पुस्तक सौंप दी थी। और उसकी मृत्यु के कई शताब्दियों बाद इस पुस्तक को छापा था और लोगों ने माना अच्छा सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है। चलो ठीक है। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कॉस्मोग्राफिकल जो मिस्ट्री है नामक जो पुस्तक है बच्चों, वो हमें बताना है सबसे पहले किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी केपलर ने। किसने लिखी थी? केपलर ने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, ब्रह्मांड का रहस्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जागरण काल में यथार्थवाद की अवधारणा का किसने सबसे पहले लेकर आया था? यथार्थवाद। यथार्थवाद का जो शब्द है सबसे पहले कौन लेकर आया था? तो वो लेकर आए थे दोनातल्लो। कौन लेकर आए थे? दोनातल्लो जो ये लेकर आए थे। नेक्स्ट है, किस पूर्ण जागरण कलाकार सिस्टीन चैपल के भीतर भीतरी छत का निर्माण किया था? तो किसने किया था? माइकल एंजिलो ने। किसने किया था बच्चों? माइकल एंजिलो ने क्या किया था? सिस्टीन चैपल जो था ना, एक छत थी चर्च का, उसका मतलब पूरा डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। ठीक है। मध्यकाल मतलब जैसे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि मध्यकाल को अंधकार युग कहने का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो मध्यकाल को अंधकार युग सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था बर्कहार्ट ने। किसने कहा था? बर्कहार्ट ने मध्यकाल को अंधकार कहा था। पूर्ण जागरण काल में इटली के किस मानवतावादी ने संपत्ति के अधिग्रहण को एक गुण बताया था? संपत्ति के अधिग्रहण को एक गुण बताया था, वो फ्रांचेस्को पेट्रोक थे। कौन थे बच्चों? फ्रांचेस्को पेट्रोक ने पूर्ण जागरण काल में इटली के क्या हुआ था? मानवतावादियों ने संपत्ति के अधिग्रहण को एक गुण बताया था। ठीक है, फ्रांचेस्को पेट्रोक ने ये बताया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूर्ण जागरण के दौरान प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। कौन था? एक धर्म सुधारक था। क्या था?
चर्च का विरोध किया। कौन सा आंदोलन किया? प्रति सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंटवाद आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन। क्यों किया? क्योंकि चर्च ने बहुत अधिक संपदा एकत्र कर ली थी, अपने पदों को बेचा करते थे, माफीनामा बेचा करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे, इसलिए इसने क्या किया था? विरोध किया था। यूरोप में कैथोलिक सुधार के दौरान 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी बच्चों? ये हमें बताना है। तो इसने की थी, किसने की थी? लोयोला ने। किसने किया था? लोयालोना जो भी है नाम है, लोयोला, इसने ही की थी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण जागरण के दौरान मानवतावादियों का विचार ने किस संस्था को शक्ति चुनौती दी थी? है ना, तो किस संस्था को ज्यादातर चुनौती दी थी? तो बच्चों ईसाई चर्च को दिया था। पूर्ण जागरण के दौरान मानवतावादियों ने किसे दिया था? ईसाई को दिया था। है ना, आप सभी को पता है मानवतावादी क्या है? ह्यूमनिटीज से बना है ना, ह्यूमनिटीज के ह्यूमनिटास से बना है ना, ह्यूमनिटीज के ह्यूमनिटास से बना है। इसका अर्थ होता है एक ऐसा अध्यापक जो व्याकरण, हिंदी, इतिहास, अलंकार शास्त्र ये सारे विषयों को पढ़ाता हो, उसे क्या कहते हैं? मानवतावादी कहते हैं। ठीक है, और इसका ईसाई कर लिया था। चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्ण जागरण के दौरान महिलाओं की स्थिति को लेकर कौन सा कथन सही है? उन्हें शिक्षा का समान अवसर मिले, वह सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी, वह पुरुषों में बराबर स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी थी, वह अपने कारोबार चलाने में क्या थी? स्वतंत्र थी। तो कौन सी कथन सही हमें यह बताना है ना बच्चों? तो 96 का अगर हम बात करें तो वह सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी या अपने पतियों को कारोबार संबंधी सलाह नहीं दे सकती थी, है ना। स्त्रियों की शिक्षा पर भी इतना जोर नहीं दिया जाता था, ज्यादातर क्या था? बच्चों को, मतलब लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था। पूर्ण जागरण काल में रेनेसा का शब्द क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई रुचियां हो और कई सारे हुनर हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनेक विषयों में महारत हासिल हो, अलग अलग विषय पढ़ाता हो, अलग अलग विषयों में उसे हुनर मिला हो, है ना। नेक्स्ट चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो आपका फ्लोरेंस विश्वविद्यालय से जुड़े प्रमुख पूर्ण जागरण लेखक कौन थे? तो फ्लोरेंस कौन थे बच्चों? तो आप सभी को याद होगा दांते अलिघियरी और जोटो। जोटो कौन थे? जीती जागती चित्र बनाया करते थे, अभी मैंने आपको बताया। दांते अलिघियरी कौन थे? जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन इन्होंने धर्म के ऊपर क्या चलाई थी? कलम चलाई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण जागरण के दौरान किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया है। आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो न्यूटन के 3 नियम। पूर्ण जागरण काल के दौरान रॉयल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले किसने कहां की गई थी? रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कहां की गई थी? रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हमें बताने कहां की गई थी? तो याद ना, रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना है वो लंदन में की गई थी। कहां की गई थी बच्चों? लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यूरोपीय अप्रवासन और उपनिवेशवाद, है ना। ये देखो 18वीं सदी में यूरोपीय प्रवासन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक था? यानी यूरोपीय लोग कहां सबसे ज्यादा जाया करते थे? सबसे ज्यादा किन क्षेत्र की ओर वो लोग अग्रसर हुए थे, हमें ये बताना है। तो वो कहां हुए थे बच्चों? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, अमेरिका गए, दक्षिणी अफ्रीका गए थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। यूरोपीय अप्रवासन, अप्रवासन का मतलब होता है नए स्थान पर जाना। ठीक है, तो यूरोपीय प्रवासन से मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा था, है ना बच्चों? तो उसके बताना हमें उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो आप ये इसके अंदर बताइएगा। उनकी संख्या घट गई थी और वे अपने इलाकों में से क्या होता है? विस्थापित होना पड़ा था। जो लोग थे ना बच्चों, उनकी संख्या लगातार घट गई थी और उन्हें अपने इलाकों से क्या होना पड़ा था? विस्थापित होना पड़ा था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के बाद किन लोगों ने भी उपनिवेशों में बसना शुरू कर दिया था? किसके बाद? यूरोपीय लोगों के बाद किन लोगों ने मतलब बसना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। तो वो कौन सा था बच्चों? एशियाई लोगों ने। ठीक है ना, एशियाई लोगों ने। चलो नेक्स्ट है, 17वीं सदी में किन यूरोपीय देशों ने अमेरिका उपनिवेश को बढ़ावा दिया था? किन यूरोपीय देशों ने दिया था बच्चों? तो वो था आपका फ्रांस था, हॉलैंड था और इंग्लैंड था। 18वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, उपनिवेश मतलब क्या होता है? गुलाम। उपनिवेशवाद की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? पहला, व्यापारिक लाभ कमाना और उपनिवेशों का विस्तार करना, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करना? गुलाम देश बनाना। क्या बनाना बच्चों? गुलाम देशों को बनाना, ये उद्देश्य था। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि
18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस क्षेत्र के में व्यापार की राजनीतिक ताकत बनी थी? तो वो किस क्षेत्र के व्यापारिक अधिकार उन्होंने प्राप्त किया था बच्चों? तो ये हमें बताना है। तो वो किसका? दक्षिणी एशिया का व्यापारिक अधिकार उन्हें मिला था, विशेषकर भारत का। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी लगभग कितने साल पहले एशिया से वहां गए थे? तो कितने गए थे बच्चों? कितने साल पहले गए थे एशिया से? लगभग 30,000 साल पहले। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी एशिया से लगभग 30,000 साल पहले कहां से गए थे? बेरिंग स्ट्रेट्स को पार करके उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे बेरिंग स्ट्रेट्स को पार करके। चलो आगे बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मुख्यतः किस चीज पर निर्भर हुआ करते थे? ठीक है ना, तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो अगर देखा जाए तो मतलब मछली शिकार और छोटे पैमाने पर क्या करते थे? खेती किया करते थे। और शिकार में वो क्या करते थे बच्चों? बाइसन नामक जानवर का, बाइसन जो नामक जानवर का क्या करते थे? ये तलाश में काफी लंबी लंबी यात्राएं तय किया करते थे। कौन? उत्तरी अमेरिका के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? है ना बच्चों, तो कोई केंद्रीकृत सरकार वहां नहीं होती थी, कोई भी सरकार नहीं थी भाई, सीधा सब स्वतंत्र हुआ करते थे। सब क्या होते थे बच्चों? स्वतंत्र हुआ करते थे, सब स्वतंत्र हुआ करते थे, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। यूरोप के लोगों के आने के बाद कौन सी नई चीजें उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में प्रचलित हो गई थी? तो उन्हें क्या मिला था? यूरोप वासी जब कहां गए थे? उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो उन लोगों को बंदूकें दी, कंबल दिया। भाई बंदूक से परिचित नहीं थे तो बंदूकें दी, कंबल दिया। बंदूकें क्यों दी थी? ताकि जो जानवर थे जानवरों से अपनी रक्षा कर सके, है ना बच्चों। चलो, यूरोपीय व्यापारियों ने उत्तरी अमेरिका में किन वस्तुओं का व्यापार किया जिससे उन्हें मूल निवासियों को प्रभावित करना पड़ा? ठीक है, तो उन्होंने अगर देखा जाए तो कौन सा? शराब और तंबाकू। मतलब शराब की लत यूरोपीय लोगों ने किस पर लगा दी? उत्तरी अमेरिका के लोगों पर। और खुद कौन सा नशा लेकर आ गए थे? तंबाकू का नशा लेकर आ गए थे। अमेरिका और कनाडा के वर्तमान कब विकसित हुए थे? यानी जो अमेरिका और कनाडा है जो है वो कब विकसित हुए थे? लगभग 18वीं शताब्दी के बाद जो हुए थे अमेरिका और कनाडा क्या हुए थे बच्चों? विकसित हुए थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अमेरिका में अफ्रीकी दासों को क्यों लाया जाता था? अमेरिका में अफ्रीकी दासों को क्यों लाया जाता था? क्यों बच्चों? बागानों में काम करने के लिए। यानी अमेरिका के जो बागान होते थे तो बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका से दासों को पकड़ा जाता था और पकड़ पकड़ के अमेरिका भेजा जाता था। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला मानव कब पहुंचा था? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला मानव जो था 40,000 साल पहले पहुंचा था, 40,000 साल पहले। और इसे एबोरिजिनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एबोरिजिनिस। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मानना है कि हम भाई कहीं से आए नहीं, है ना, हमारा मूल यही है, हम शुरुआत से यहीं रहे हैं, है ना, तो ये मानना है। तो सी सही है आप लोगों का। चलो आगे बात करते हैं कि 1770 में किस ब्रिटिश खोजकर्ता ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी? तो कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी बच्चों? क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कुक। हाँ ये रहा, जेम्स कुक ने की थी। लगभग 1770 में क्या किया था? लगभग ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और ऑस्ट्रेलिया के ही एक मूल निवासी ने क्या किया था? कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी, कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी। चलो आगे बात करते हैं कि 16वां क्वेश्चन है 1934 में इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट किससे संबंधित है? तो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? आरक्षण। क्या है बच्चों? आरक्षण। तो ये मूल निवासियों को भूमि खरीदने और ऋण देने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? यानी इसका आप लोगों का ये सही है कि मूल निवासी क्या करते? भूमि खरीद सकते थे और अब ऋण ले सकते थे। ऋण मतलब लोन ले सकते थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1969 में कनाडा सरकार ने मूल निवासियों को किस अधिकार को अस्वीकार कर दिया था? कौन से अधिकार को क्या कर दिया था बच्चों? अस्वीकृत कर दिया था। तो आदिवासी भूमि अधिकार, यानी अब आदिवासी जमीन को नहीं खरीद सकते थे। अब आदिवासी जमीन को नहीं खरीद सकते थे। इस अधिकार से क्या कर दिया था? उन्हें वंचित कर दिया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1974 में ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नीति अपनाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी बहुसंख्यकवादी नीति अपनाई गई थी? क्या अपनाई गई थी? बहुसंस्कृतवादी, है ना, नीति अपनाई गई थी। 19वीं सदी के शुरुआत में पूर्वी एशिया में किस देश का प्रभुत्व हुआ करता था? पूर्वी एशिया पर किस देश का प्रभुत्व हुआ करता था? तो उस समय बच्चों चीन का प्रभुत्व हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा वर्चस्व देखा जाता था। चलो 19वीं सदी के अंत तक जापान ने
किन देशों को अपने नियंत्रण में लिया था, किन किन देशों को अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये था ताइवान और कोरिया को क्या कर लिया था इसने, मतलब शामिल कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों। जापान ने 1905 में किस देश को हराया था? तो 1905 में जो जापान ने बच्चों वो किस देश को हराया था? तो रूस को हराया था। किससे हराया था बच्चों? रूस देश को 1905 में जापान ने हराया था। देखो इतना छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा सा देश है और इतने सारे काम कर रहा है। चलो, चीन की कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हुहांग नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाता है, हुहांग नदी को। ठीक है। जापान कितने मुख्य द्वीपों में बटा हुआ है? तो 4 द्वीपों में बटा हुआ है ना। कौन कौन से है बच्चों? होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइदो। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइदो, इन 4 द्वीपों में बटा हुआ है जापान। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में 1603 से लेकर 1867 तक किस परिवार का शोगुन पर शासन था? तो बच्चों आप लोगों का तोकुगावा वंश था। कौन सा बच्चों था? ये रहा तोकुगावा। शोगुन कौन होते थे? शोगुन बेसिकली एक सेना होती थी, और ये सेना किस वंश की थी बच्चों? तोकुगावा वंश की थी। तो याद है तोकुगावा वंश ने क्या किया था उस समय जापान में शासन किया था। तो देखो यार, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं, लेकिन समझा करो। हाँ, वीडियो को देखो, मजे लो, और आप लोग इसको 1-2 बार देखो और सारे के सारे क्वेश्चंस याद करो। मुझे लगता है इससे बाहर कोई जाने वाला है, बाकी आप देख सकते हो। जापान में किस सामाजिक वर्ग को तलवार रखने का इजाजत थी? तो सामुराइज को क्या होता था? तलवार रखने की आजादी थी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, पहले किसानों को भी तलवार रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन किसानों से हथियार ले लिया गया था, और ये हथियार किसे दिया गया था? सामुराइज को दिया गया, ताकि शांति स्थापित किया जा सके। चलो आगे बात करते हैं। मैजी पुनः स्थापना कब हुई थी? तो जापान में मैजी पुनः स्थापना कब हुई थी? 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। पहले जापान में सैनिक शासन था, सैनिक शासन था, लेकिन जब मैजी आ गए थे तो ये सम्राट शासन लेकर आए थे। कौन से लेकर आए थे? सम्राट शासन लेकर आए थे। मैजी सरकार ने किस नारे को अपनाया था? तो मैजी सरकार ने अपनाया था समृद्ध देश और मजबूत सेना। समृद्ध देश और मजबूत सेना जैसे नारे को क्या किया था इन्होंने? अपनाया था। चलो, जापान ने पहली रेल लाइन कब बिछाई थी? जापान ने पहली रेल लाइन जो है बच्चों ये कब बिछाई थी जापान ने? कब बिछाई थी बच्चों? 1872 में जापान ने कहते पहली रेल लाइन बिछाई थी। जापान ने 1910 में किस देश को अपना गुलाम बनाया था? तो किस देश को अपना गुलाम बनाया था 1910 में? तो वो बनाया था बच्चों कोरिया को। किसे बनाया था? कोरिया को अपना गुलाम बनाया था। 1905 में किसे बनाया था? रूस को बनाया था। किसे बनाया था? रूस को। और उसके 5 साल बाद कोरिया को उसने बना दिया था। जापान ने 1941 में किस अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया था? तो हवाई द्वीप पर आक्रमण किया था, जिसे पर्ल हार्बर भी कहा जाता है। इसीलिए तो अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, वरना क्यों दुश्मनी निकालता? इसीलिए। चलो, चीन का आधुनिकरण और क्रांति कब हुई थी? अब इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है, जैसे कि चीन में पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो चीन में जो बच्चों पहला अफीम युद्ध हुआ था ये लगभग हुआ था 39 से 42 के बीच में हुआ था। 1839 से 42 के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। याद होगा आपको अफीम युद्ध, जिसमें क्या होता था, पहले जो ब्रिटेन होता था रेशम चीनी मिट्टी के बर्तन पहले चीन से लेता था, और उसके बदले में उसे चांदी देना पड़ता था। लेकिन इसने क्या किया, ब्रिटेन ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने क्या किया, भारत उसका गुलाम था ही, तो भारत में उसने क्या किया, अफीम की खेती शुरू कर दी। और अफीम खेती के द्वारा क्या था, चीन पर गया और चीन के लोगों को क्या लगा दी, अफीम का लत लगा दिया। मानसिक शारीरिक रूप से क्या हो गए, चीन के लोग काफी कमजोर हो गए थे, है ना। और उसी में से एक व्यक्ति था, मतलब जब चीनी गवर्नमेंट को ऐसा पता लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो चीन के एक अधिकारी ने क्या किया था कि मतलब जो उससे लदी हुई जो थी क्या थी, मतलब इससे लदी हुई अफीम से लदी हुई जो चीजें थी इसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में किस नेता के नेतृत्व में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो किस नेता के नेतृत्व में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी बच्चों सन यात सेन के बारे में, जिन्होंने सन यात सेन, जिन्हें आधुनिक चीन का मतलब संस्थापक कहा जाता है, और चीन के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे, और इन्होंने गणतंत्र, समाजवाद, है ना, जैसे सिद्धांत दिए थे। 3 सिद्धांत दिए थे। चीन में 3 सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये मैंने बताया ना, सन यात सेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सन यात सेन, बेसिकली डॉक्टर थे। चलो, बस 1949 में चीन के नेतृत्व में किसने साम्यवादी शासन स्थापित किया था? साम्यवादी शासन किसके? माओ त्से जो तुंग था, इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता, साम्यवादी शासन स्थापित किया गया था।
1558 में माओ द्वारा शुरू किया गया आर्थिक कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो आर्थिक कार्यक्रम उनके द्वारा क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है महान छलांग आंदोलन। कौन सा था? महान छलांग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में 1989 में किस ऐतिहासिक स्थान पर लोकतंत्र समर्थकों का दमन किया गया था? ठीक है, कौन सा वो ऐतिहासिक स्थान था? तो वो था बच्चों आप लोगों का तियानमेन चौक। क्या नाम था? तियानमेन चौक पर क्या हुआ था? ऐतिहासिक स्थान पर लोकतंत्र समर्थकों का दमन किया गया था। जो लोग थे वो लोकतंत्र का क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। कोरिया का विभाजन दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों भागों में बट गया था, है ना बच्चों। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो कोरिया युद्ध कब हुआ था ये हमें बताना है। तो कोरिया युद्ध लगभग हुआ था बच्चों 1950 में। कोरिया की आर्थिक और लोकतांत्रिक प्रगति कब हुई थी? तो वो हुई थी बच्चों अगर देखा जाए पार्क चुंग ही। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 1997 में दक्षिणी कोरिया किस आर्थिक संकट से गुजर रहा था? किस आर्थिक संकट से गुजर रहा था? क्योंकि क्या हो गया था? विदेशी मुद्रा की क्या हुई थी बच्चों? कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा की भारी क्या हो गई थी? उसके पास कमी हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रश्न कि जापान की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की अर्थव्यवस्था को जापानी चमत्कार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, उसके बावजूद जापान ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था का क्या करता है? विकास किया था। जैसे कि बुलेट ट्रेन सबसे पहले 1964 में कौन चलाया? जापान ने। जापान पहला ऐसा देश बना जो सबसे पहले ओलंपिक्स खिलवाया था। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। चीन में 4 सूत्री लक्ष्य का उद्देश्य क्या था? 4 सूत्री लक्ष्य जो था बच्चों वो क्या था? अब तो आधुनिकरण का था। किसका था? आधुनिकरण का था। चलो नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न कि 2000 के दशक में दक्षिणी कोरिया का सबसे बड़ा निर्यातक जो है उद्योग कौन सा था? सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग जो है बच्चों वो कौन सा था? तो वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग था। जो दक्षिणी कोरिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता था इनका ज्यादातर आयात मतलब निर्यात किया करता था। तो ये था सारे के सारे मैंने इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कर दिया है कंप्लीट। सारे सारे आंसर बता दिए मैंने। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।